नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर से अपना आंखों देखा हाल सुनाऊंगा। कल हमने आपको वहां से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी, जिसमें आपने देखा कि यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र कैसे बाथरूम से भी छोटे कमरे का 10 से 15 हजार रुपए का किराया देकर संघर्षों से भरा हुआ जीवन जी रहे हैं। इन छात्रों को कभी कोचिंग सेंटर वाले लूटते हैं, कभी मकान मालिक लूटते हैं, कभी ढाबे वाले घटिया खाना खिलाकर अपनी जेबें भरते हैं। ये सारे लोग मिलकर इन छात्रों के जीवन का और उनके सपनों का सौदा करते हैं और इस सौदे में बेईमानी ही बेईमानी है। लेकिन परीक्षा और इंटरव्यू की तैयारी में इन छात्रों को नैतिकता और ईमानदारी पर बड़े बड़े उपदेश दिए जाते हैं। जब यूपीएससी का इंटरव्यू होता है तो इनसे पूछा जाता है कि देश को कैसे बदलेंगे, देश की व्यवस्था को कैसे ठीक करेंगे, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि ये कहां रहकर, किस नरक में अपना जीवन बिताकर ये यहां तक पहुंचे। इसके बाद आपको बेईमानी और नाइंसाफी के खिलाफ हमारी एक और मुहिम का दूसरा हिस्सा दिखाएंगे और वो है कदम कदम पर वसूले जाने वाले टोल टैक्स पर हमारी नई रिपोर्ट। हमारे हजारों दर्शकों ने हमें चिट्ठियां लिखी हैं, जिनमें शिकायतें भी हैं और सुझाव भी हैं। और इसके बाद आपको बताएंगे कि योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को यह नसीहत दी है कि शिव भक्ति के साथ आत्म अनुशासन भी बहुत आवश्यक है। योगी आदित्यनाथ को यह नसीहत क्यों देनी पड़ी, आज इसका भी एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करेंगे। और आखिर में आपको बताएंगे कि संसद में जब अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी की जाति पूछी तो वो नाराज क्यों हो गए। लेकिन सबसे पहले आपको यह बताएंगे कि कांवड़ियों को आजकल इतना क्रोध क्यों आता है और क्या कांवड़ यात्रा के नाम पर पत्थरबाजी और हिंसा करना जायज है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहली बार कांवड़ियों को एक नसीहत दी है और कहा है कि शिव भक्ति के साथ साथ आत्म अनुशासन भी आवश्यक है और आत्म अनुशासन के बिना कोई भी धार्मिक यात्रा पूरी नहीं हो सकती। सबसे पहले आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है। कोई भी पर्व और त्योहार, कोई भी साधना बिना आत्मानुशासन के पूरी नहीं होती है। शिव बनने के लिए शिव जैसी साधना भी चाहिए, उस प्रकार का आत्मानुशासन भी चाहिए और तब यह कांवड़ यात्रा न केवल श्रद्धा और विश्वास की प्रतीक के रूप में बल्कि आम जन के व्यापक विश्वास की प्रतीक बनकर के उभरेगी, जैसा कि इस समय हम लोग देख रहे हैं माहौल। अब बड़ा सवाल यह है कि कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करने वाले योगी आदित्यनाथ आज उन्हें आत्म अनुशासन अपनाने की नसीहत क्यों दे रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण है ये सारी घटनाएं जिनमें कांवड़ यात्रा के दौरान लगातार हिंसा और तोड़फोड़ हो रही है। आपने भी इन घटनाओं के बारे में पढ़ लिया होगा, इन घटनाओं को आपने सुन लिया होगा और इनके वीडियोस भी आपने अब तक देख लिए होंगे। कांवड़ यात्रा की शुरुआत 22 जुलाई को हुई थी और तब से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के रूट पर तोड़फोड़ और मारपीट की 15 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं। गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर और यहां तक कि हरिद्वार में भी कांवड़ियों ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की। कुछ घटनाओं में कांवड़ियों का पुलिस के साथ भी विवाद हुआ, वहां भी संघर्ष हुआ, हिंसा हुई। और ऐसा नहीं कि ये घटनाएं उत्तर प्रदेश और सिर्फ हरिद्वार तक ही सीमित हैं। आप हरियाणा के फतेहाबाद से आई इन तस्वीरों को देखिए, जहां क्रोध में उबल रहे कांवड़ियों ने एक स्कूल बस पर यह जानते हुए भी पत्थर बरसा दिए कि स्कूल बस में कई छोटे बच्चे मौजूद हैं और इस पत्थरबाजी में इन छोटे स्कूली बच्चों को कुछ भी हो सकता था। इसके बावजूद इस स्कूल बस को तोड़ दिया गया, इस पर पत्थर बरसाए गए। देखिए आप।
जिन कांवड़ियों के लिए सरकारों ने सड़कों से लेकर स्कूल और कॉलेजों को बंद कर दिया है, वही कांवड़िए सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आम लोगों के साथ सड़क पर मारपीट कर रहे हैं, गाड़ियों में तोड़फोड़ कर रहे हैं। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहली बार कांवड़ियों को आत्म अनुशासन अपनाने की नसीहत दी है। और इस बात को आप कुछ और तस्वीरों से भी आप ठीक से समझ पाएंगे। और तस्वीरें देखिए। हाँ भाई जब कांवड़ यात्रा निकलती है तो सरकारें इस यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा करती हैं, इनका स्वागत किया जाता है। जगह जगह पर इनके लिए पंडाल लगाए जाते हैं जहां इनकी सेवा हो सके, इनके खाने पीने का ध्यान रखा जाता है। सड़कों को बंद कर दिया जाता है या फिर इनके लिए अलग लेन बना दी जाती हैं ताकि ये अपनी यात्राएं पूरी कर सके। रास्ते में आने वाले स्कूल और कॉलेजों को कई बार बंद कर दिया जाता है ताकि इन्हें कोई परेशानी ना हो, बाधा ना हो, और स्कूल तक बंद कर दिए जाते हैं। फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? तो अब इस सवाल पर आते हैं कि कांवड़ियों के इस क्रोध की वजह क्या है। आखिर कांवड़ियों को इतना क्रोध क्यों आता है? तो इसकी 3 वजहें हैं। पहली वजह है यात्रा के दौरान पवित्र कांवड़ का खंडित होना। जिस सड़क मार्ग से कांवड़िए पैदल चलकर गंगा नदी के तटों से कांवड़ में जल भरकर वापस लाते हैं अपने गांव में, अपने मंदिर में, या जहां भी उनकी श्रद्धा की जगह होती है, वो कांवड़ जब यात्रा के दौरान किसी गाड़ी से टक्कर लगने की वजह से खंडित हो जाती है तो इससे कांवड़ियों का क्रोध बढ़ जाता है। और यह क्रोध आना स्वाभाविक है। यह सारी यात्रा इसी कांवड़ के लिए ही तो होती है जिसमें गंगा जल है, और इस कांवड़ को इतना पवित्र माना जाता है कि इसे पूरी यात्रा के दौरान नीचे भूमि पर भी रखना वर्जित है। और इसीलिए जब इस यात्रा में किसी गाड़ी की वजह से, किसी बाइक के टक्कर लगने की वजह से, किसी कांवड़िए से अगर टक्कर हो जाती है और इसमें उसके कांवड़ जो है वो खंडित हो जाती है, कांवड़ अपवित्र हो जाता है, तो इससे कांवड़ियों का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और फिर वो हिंसा पर उतर आते हैं, क्योंकि इतने दिनों की कड़ी मेहनत उनकी बेकार हो जाती है। यहां पुलिस भी कई बार अपने आप को बेबस महसूस करती है, क्योंकि वो ना तो आम लोगों के लिए सड़कों को पूरी तरह से बंद कर सकती है और ना ही कांवड़ियों को इन सड़कों पर यात्रा निकालने से रोक सकती है। और ऐसी स्थिति में जब आम लोग और कांवड़िए एक साथ एक ही सड़क पर चलते हैं तो कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिनमें कांवड़ियों का खुद पर कोई नियंत्रण फिर नहीं रहता। यहां सबसे बड़ी बात यह है कि ज्यादातर कांवड़िए अपने गुस्से को यह कहकर जायज ठहराते हैं कि वो भगवान शिव के भक्त हैं, जिन्हें सबसे बड़ा विनाशक यानी डिस्ट्रॉयर माना जाता है, और इसीलिए वो सड़कों पर
ये तांडव कर सकते हैं और ये तांडव करना जायज है, जबकि भगवान शिव को लेकर यह धारणाएं पूरी तरह से गलत है। सच्चाई यह है कि भगवान शिव का पूरा स्वरूप ऐसा है कि वो क्रोध पर ना सिर्फ विजय प्राप्त करते हैं, बल्कि वो विनाशक होने के साथ साथ भोले भंडारी भी कहलाते हैं। लेकिन आजकल के कुछ युवा भगवान शिव के नाम पर तांडव करते हैं और अपनी हिंसक प्रवृत्ति को सही ठहराने की कोशिश करते हैं, जो गलत बात है। भगवान शिव को लेकर दूसरी गलत धारणा यह है कि कुछ युवा उन्हें नशे के सेवन के साथ जोड़ देते हैं और अब भी कांवड़ यात्रा में कुछ युवा आपको हुक्का पीते हुए मिल जाएंगे, कुछ युवा तेज आवाज में डीजे बजाते हुए आपको मिल जाएंगे और ये सब करके उन्हें ऐसा लगता है कि वो भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, जबकि ये बात भी पूरी तरह से गलत है। भगवान शिव वो महायोगी हैं जिन्होंने कभी भांग और शराब जैसे तामसिक पदार्थों का सेवन नहीं किया। भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले विष को पिया था, जिसे आजकल के युवा भांग और शराब के नशे से जोड़ रहे हैं, जबकि यह पूरी तरह गलत है। और आप खुद सोचिए, इस तरह से इतनी पवित्र धार्मिक यात्रा में हुक्का पीना कहां तक सही है और क्या यह हमारे धर्म का अपमान नहीं है? दूसरी बात, इस यात्रा में ज्यादातर युवा ट्रकों पर तेज आवाज में डीजे बजाना चाहते हैं। अपनी यात्रा के दौरान बड़ा सा ट्रक लेते हैं और जिस कावड़ के समूह के पास जितना बड़ा डीजे होगा, उसकी आवाज जितनी ज्यादा ऊंची होगी, उसे माना जाता है कि उसकी भक्ति भी उतनी ही ऊंची होगी। जबकि कावड़ यात्रा का उद्देश्य कभी भी डीजे का शोर ना था और ना आगे कभी हो सकता है। कावड़ यात्रा का उद्देश्य भगवान शिव को प्रसन्न करना है और भगवान शिव कभी भी डीजे के शोर से तो प्रसन्न नहीं हो सकते, और यही बात कुछ कांवड़िए अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं। हरिद्वार में पुलिस ने ऐसी 64 मोटरसाइकिल्स को पकड़ा है जो बिना लाइसेंस के इस्तेमाल हो रही थी, बिना साइलेंसर के इस्तेमाल हो रही थी, उनमें साइलेंसर नहीं लगा था। और यहां बात सिर्फ इन मोटरसाइकिल्स और डीजे की नहीं है। कड़वा सच यह है कि कुछ युवा रील्स बनाने के लिए भी इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं, जबकि वो इस यात्रा के असली महत्व को समझते ही नहीं। अगर असली कावड़ यात्रा और कावड़ियों को देखना है तो आप इन लोगों को देखिए जो अपने माता पिता को कावड़ में बैठाकर हरिद्वार लेकर जा रहे हैं। और ये कावड़िए ऐसे हैं, ये ना तो शोर करते हैं, ना अपने साथ डीजे लेकर चलते हैं, ना नशा करते हैं, ना हिंसा करते हैं। और ये असल में जानते हैं कि कावड़ यात्रा का उद्देश्य घूमने जाना नहीं है, बल्कि ये भगवान शिव की उपासना करने की यात्रा है, जिसमें डीजे की दूर दूर तक कोई आवश्यकता नहीं है। कावड़ यात्री ऐसे भी होते हैं, जरा इन्हें देखिए। हमारे देश में हर साल उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और उत्तराखंड के 5 करोड़ लोग कावड़ यात्रा में शामिल होते हैं। और इनमें से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो इसमें बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हिस्सा लेते हैं और कभी भी ना कोई हिंसा करते हैं, ना कोई हुड़दंग करते हैं। लेकिन जो मुट्ठी भर लोग इस यात्रा की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं और इसकी छवि को खराब कर रहे हैं, आज उनके खिलाफ हम देश को जागरूक करना चाहते हैं। और आखिर में हम अपने देश के युवाओं से यही कहेंगे कि अगर वो वाकई में भगवान शिव के असली भक्त हैं, तो उन्हें पहले भगवान शिव को और उनकी शक्ति को सही रूप में समझना होगा। और हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आज हमारी इस रिपोर्ट को गलत समझेंगे। स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, हम सिर्फ जो त्रुटियां हैं उन्हें दूर करना चाहते हैं। और आजकल बाहर जो लोग बात करते हैं, हम तो इतने सारे लोगों से मिलते हैं, बहुत सारे लोग जो इस यात्रा में शामिल नहीं हैं लेकिन इसी देश के नागरिक हैं, वो अक्सर ये कहते हैं कि हमें इस यात्रा की वजह से बड़ी परेशानी हो रही है। और जब कोई परेशानी होती है उन्हें, उनकी हिम्मत नहीं है कि वो किसी भी कावड़ यात्री को या किसी भी कावड़िए को कुछ कह सकें, क्योंकि उन्हें डर लगता है।
वो ये बात जानते हैं कि अगर उन्होंने कुछ कहा तो उनकी गाड़ी को तोड़ दिया जाएगा, उनके साथ हिंसा हो सकती है, उस समय कुछ भी हो सकता है। ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि अगर कावड़िए निकल रहे हैं सड़क से तो आप चुप हो जाइए, पीछे रुक जाइए, जबकि इसकी बजाय आप जानते हैं क्या होना चाहिए था। हमारे देश के लोगों को जब भी वो किसी कावड़िए को देखें, जब भी कावड़ यात्रा को देखें, तो उनके अंदर क्या भावना आनी चाहिए? डर की भावना तो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। उनके अंदर भावना आनी चाहिए प्यार की, उनके अंदर आदर की भावना आनी चाहिए, सम्मान की भावना आनी चाहिए, डर की भावना नहीं आनी चाहिए। लेकिन अभी समस्या यह हो रही है, अगर आप ईमानदारी से पूछें, कि हमारे देश के लोग जब कावड़ियों को देखते हैं तो वो डर जाते हैं, घर से बाहर नहीं निकलना चाहते, सोचते हैं कि उनके साथ कहीं हमारा सामना ना हो जाए, और वो सिर्फ कुछ मुट्ठी भर लोगों की वजह से हो रहा है। हम कांवड़ यात्रा के खिलाफ नहीं हैं, कावड़ियों के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन कांवड़ यात्रा के नाम पर कुछ मुट्ठी भर लोग जो काम कर रहे हैं उससे सबकी बदनामी हो रही है। और मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, आप याद कीजिए, केदारनाथ मंदिर में अक्सर लोग मोबाइल फोन लेकर जाते थे पहले, और वहां रील्स बनाते थे, वीडियोस बनाते थे, और उसके जरिए अपने फॉलोअर्स की संख्या बढ़ाते थे। यह केदारनाथ मंदिर में भी हो चुका है। जो असली भक्त होता है, भक्ति उसके सीने में होती है, उसके हृदय में होती है, उसे वो उसका प्रदर्शन नहीं करना चाहता। जो असली भक्त हैं भगवान शिव के, वो अपने दिल में उनकी भक्ति लेकर चलते हैं। उन्हें किसी डीजे की आवश्यकता नहीं है, उन्हें किसी शोर शराबे की आवश्यकता नहीं है, उन्हें किसी विशाल जुलूस निकालने की आवश्यकता नहीं है। भक्ति तो अपने दिल में होती है, अपने मन में होती है। और केदारनाथ में भी हमने ये मुहिम चलाई थी, और हमने पूरे देश के लोगों से ये कहा था कि वो जब केदारनाथ यात्रा पर जा रहे हैं, मंदिर जब जा रहे हैं, अपने मोबाइल फोन बाहर छोड़कर जाइए, रील्स मत बनाइए, भक्ति पर ध्यान दीजिए, भगवान के दर्शन कीजिए। लेकिन उस समय अगर आपको रील्स बनाने की याद आ रही है, अगर आप अपना वीडियो बनाना चाहते हैं, तो आप सोच लीजिए इसका मतलब आपकी भक्ति में कोई कमी है। आप भक्ति के लिए नहीं जा रहे हैं, आप शायद सैर सपाटे के लिए जा रहे हैं, अपना वीडियो, अपने रील्स बनाने के लिए जा रहे हैं। और इसीलिए बड़ी संख्या में आपने देखा होगा, बड़ी संख्या में यूट्यूबर्स और रील्स बनाने वाले जो लोग हैं वो अमरनाथ यात्रा पर जा रहे थे। अमरनाथ यात्रा पर तो जाते ही हैं, केदारनाथ में सबसे ज्यादा जा रहे थे, और केदारनाथ मंदिर से आपने लगातार इतनी सारी रील्स देखी होंगी। लेकिन हमें बड़ी खुशी है कि हमने जब वो मुहिम चलाई थी उसका असर हुआ, और अब केदारनाथ मंदिर में आपको ऐसे लोग दिखाई नहीं देते। केदारनाथ मंदिर की जो कमेटी है, उन्होंने भी, सरकार ने भी कदम उठाए और लोगों से कहा कि अब आप यहां पर मोबाइल फोन का प्रयोग मत कीजिए। और यही बात आज हम कावड़ियों से भी कहना चाहते हैं कि हमें आपकी श्रद्धा पर पूरा विश्वास है, हमें आपकी भक्ति पर पूरा विश्वास है, लेकिन कोई भी शिव भक्त, पहली बात, किसी दूसरे व्यक्ति को परेशान नहीं करेगा। कोई भी शिव भक्त बिना बात हिंसा नहीं करेगा। कोई भी शिव भक्त बिना बात दिखावा नहीं करेगा, शोर शराबा नहीं करेगा। शिव भक्ति में डीजे कहां से आया? शिव भक्ति में बिना साइलेंसर के मोटरसाइकिल कहां से आई? यह सब कैसे शुरू हुआ, हमें देखते ही देखते पता ही नहीं चला। इसलिए आज हाथ जोड़कर सारे कावड़ियों से हमारी यही विनम्र विनती है कि भक्ति में लीन रहिए, शिव भक्ति कीजिए, कावड़ यात्रा में शामिल होइए, लेकिन अपने साथ साथ प्यार लेकर चलिए, सम्मान लेकर चलिए, आदर लेकर चलिए, डर नहीं। अब हम आपको योगी आदित्यनाथ की सरकार के उस नए कानून के बारे में बताएंगे, जिससे लव जिहाद और धर्म परिवर्तन को लेकर हमारे देश में एक नई बहस शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऐलान किया है कि वो वर्ष 2021 के उस कानून को अब और सख्त बना देगी, जिसमें झूठ बोलकर या अपनी पहचान छिपाकर और शादी के लिए हुए धर्म परिवर्तन को गैर जमानती अपराध बना दिया गया है। यह कानून वर्ष 2021 में लागू हुआ था, जिसके तहत धर्म परिवर्तन के मामलों में 1 से 10 वर्ष की सजा का प्रावधान था पहले, लेकिन अब इस कानून में 5 बड़े बदलाव किए जाएंगे, और ये आप सबको ध्यान से सुनना चाहिए। पहला बदलाव, अब अगर कोई व्यक्ति शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन का दबाव बनाता है, बल प्रयोग करता है, धमकी देता है, लालच देता है, या पीड़ित को उसके जीवन या संपत्ति का डर दिखाता है, तो ऐसे मामलों में उम्र कैद की सजा हो सकती है। तो अब अगर आप शादी कर रहे हैं किसी के साथ, चाहे आप पुरुष हैं या महिला हैं, और
आपका पार्टनर आपको यह कहता है कि शादी करने के लिए आपको धर्म परिवर्तन करना होगा, तो यह पूरी तरह से गैर कानूनी है और इसके लिए उसे उम्र कैद हो सकती है। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति पहचान छिपाकर किसी महिला से शादी करता है, झूठ बोलकर अपना नाम गलत बताता है, अपना धर्म गलत बताता है और बाद में अपने पार्टनर को धर्म परिवर्तन के लिए कहता है, तो ऐसे मामलों में भी अधिकतम 5 साल की जगह अब 10 साल की सजा का प्रावधान होगा। तीसरा, अगर पीड़ित दलित और आदिवासी समुदाय से है तो ऐसे मामलों में सजा भी अधिकतम होगी और जुर्माना भी सबसे ज्यादा लगेगा। चौथा, सामूहिक धर्म परिवर्तन के मामलों में भी अधिकतम सजा अब उम्र कैद हो जाएगी। और पांचवां संशोधन यह है कि अब कोई व्यक्ति, संस्था या संगठन धर्म परिवर्तन कराने के लिए दूसरे देशों से चंदा नहीं ले सकता या गैर कानूनी तरीके से आर्थिक मदद अगर वो इकट्ठा करता है तो इसे भी गैर जमानती अपराध माना जाएगा। आपने देखा होगा बहुत सारे एनजीओ ऐसे हैं जो धर्म परिवर्तन के लिए काम करते हैं, बहुत सारे संगठन ऐसे हैं और वो विदेशों से पैसा लेते हैं। अब ये भी गैर कानूनी है। इसके अलावा अगर कोई पुरुष या महिला अपनी मर्जी से अपना धर्म परिवर्तन करता है तो उन्हें 2 महीने पहले लोकल मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना देनी होगी। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर धर्म परिवर्तन सिर्फ शादी के लिए किया गया है तो ऐसे मामलों में उस शादी को अमान्य और गैर कानूनी माना जाएगा। खास तौर पर अब 2 बातें जो हैं इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो ये कि जो लोग अपने पार्टनर पर दबाव बनाते हैं कि अगर शादी करनी है तो आपको धर्म परिवर्तन करना होगा, शादी से पहले या शादी के बाद, अब वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात, बहुत बार ऐसा भी देखा जाता है कि कोई लड़का या लड़की अगर अपनी पहचान छुपाकर, खास तौर पर लड़के ऐसा बहुत करते हैं, वो अपनी पहचान छुपाकर, अपना धर्म छुपाकर, अपना गलत नाम बताकर एक रिश्ते में आते हैं और उसके बाद शादी करने की कोशिश करते हैं, ये भी गैर कानूनी होगा और सख्त सजा इसमें है। हालांकि इस कानून को लेकर अब सरकार और विपक्ष दोनों बट गए हैं, इस पर राजनीति हो रही है। सरकार का कहना है कि उसने लव जिहाद और धर्म परिवर्तन के संगठित अपराध को रोकने के लिए यह कानून बनाया और इस कानून में कहीं यह नहीं लिखा है कि यह सिर्फ मुसलमानों के लिए है, जबकि विपक्षी दलों का आरोप है कि यह कानून मुसलमानों पर अत्याचार करने के लिए बनाया गया है और इससे मुसलमानों को झूठे मुकदमों में फंसाकर उनका दमन किया जाएगा। ये जो कानून आ रहा है कि लव जिहाद, आप बीजेपी से क्या उम्मीद करोगे? बीजेपी नौकरी थोड़ी देगी। अच्छा, बीजेपी इसीलिए हारी है क्योंकि इन्होंने महंगाई बढ़ाई, नौकरी नहीं दी और किसान को बर्बाद कर दिया और अभी भी ये लोग उसी रास्ते पर हैं। ये इसी तरह का कानून इसलिए ला रहे हैं क्योंकि इनका सांप्रदायिकता का दिया ये बुझने जा रहा है। जरूरत है इस बात की कि एक सख्त कानून लाया जाए लव जिहाद पर, क्योंकि लव जिहाद को किसी धर्म से जोड़कर देखना ये विपक्ष देख सकता है क्योंकि वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, उनको ये बहुत भाता है, बहुत सूट करता है इस तरह की बातें करना। तो इसलिए ये कानून लाना हमारे लिए प्राथमिकता और जरूरी है क्योंकि हम बच्चियों की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं करने देंगे। देखिए, ये इधर उधर की बातें करते रहते हैं। मैं लव जिहाद को कोई अच्छी चीज नहीं मानता कि लव जिहाद नाम जहाँ से लेके आए। लव जिहाद मतलब क्या है? क्या इस देश के अंदर हिंदू लड़कियों ने मुस्लिमों से शादी नहीं करी या मुस्लिम लड़कियों ने हिंदुओं से शादी नहीं करी? इनका अपना एजेंडा है, केवल अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं और नफरत का एजेंडा है। देश के अंदर मुसलमान को टारगेट करके नफरत करते हैं, इसके अलावा कुछ इस तरीके। आज आपको राजनीति से ज्यादा इन आंकड़ों पर ध्यान देना चाहिए और समझना चाहिए कि सरकार इस कानून को और सख्त क्यों बनाना चाहती थी। आंकड़े क्या कहते हैं जरा देखिए। 1 जनवरी 2021 से 30 अप्रैल 2023 के बीच उत्तर प्रदेश में जबरन या धोखे से धर्म परिवर्तन कराने के 427 मामले दर्ज हुए, जिनमें 833 लोगों की गिरफ्तारी हुई। इनमें 185 मामले ऐसे थे जिनमें पीड़ित ने खुद अदालत में यह बयान दिया कि उसका धर्म परिवर्तन धोखे से किया गया या डरा धमका कर किया गया। 65 मामलों में पीड़ित लड़कियां नाबालिग थीं। ध्यान दीजिएगा, 65 मामलों में लड़कियां नाबालिग थीं जिन्हें आरोपियों ने अपनी पहचान छिपाकर धर्म परिवर्तन करने के लिए गुमराह किया यानी बहका दिया। इससे भी बड़ी बात, जिस बरेली में 64% हिंदू और 35% मुसलमान रहते हैं, वहां धोखे से धर्म परिवर्तन कराने के सबसे ज्यादा 86 मामले दर्ज हुए, 86, जबकि गोरखपुर में 59, लखनऊ में 53, मेरठ में 47, प्रयागराज में 46 और वाराणसी में 39 मामले दर्ज हुए हैं।
एक और तथ्य यह है कि इस समय भारत में कुल 10 राज्य ऐसे हैं जहां धर्मांतरण के खिलाफ इसी तरह के सख्त कानूनों का पालन हो रहा है, और इनमें ऐसे राज्य भी हैं जहां विपक्षी पार्टियों की सरकारें हैं। कौन से राज्य हैं? हिमाचल प्रदेश और झारखंड ऐसे राज्य हैं जहां दूसरी पार्टियों की, विपक्षी पार्टियों की सरकार है, जबकि उड़ीसा, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह के सख्त कानून मौजूद हैं। दो और बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली ये कि हमारे देश में केंद्रीय स्तर पर ऐसा कोई डेटा नहीं है, कोई आंकड़ा ऐसा नहीं है जिससे स्पष्ट होता हो कि भारत में हर साल कितने लोग किन कारणों से अपना धर्म परिवर्तन करते हैं। और दूसरा ये कि हमारे देश में जब इस तरह के कानून आते हैं तो कुछ नेता इन्हें मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का हथियार बना लेते हैं, जिसमें इन कानूनों को मुस्लिम विरोधी बताया जाता है, और ऐसा सिर्फ मुस्लिम वोटों के लिए होता है। और इस राजनीति को आप आज इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। एक तस्वीर आपके लिए निकाल कर लाया हूं, बहुत इंटरेस्टिंग तस्वीर है। यह तस्वीर वर्ष 2016 की है, जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर थे और उनके साथ पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी तब जेल में नहीं थे, और इन दोनों ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था और इसमें पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी को भी बुलाया गया था। हामिद अंसारी ने मुसलमान होते हुए भी इस इफ्तार पार्टी में टोपी नहीं पहनी थी, जबकि उन्हीं के साथ बैठे अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने हिंदू होते हुए भी टोपी पहनी हुई थी। और इसमें कुछ गलत नहीं है, हम ये नहीं कह रहे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन इससे आप ये समझ सकते हैं कि हमारे देश में मुस्लिम वोटों के लिए होने वाली राजनीति किस हद तक जा सकती है। जो असली मुसलमान है वो टोपी नहीं पहन रहा, लेकिन उनके साथ जो लोग बाकी बैठे हुए हैं वो मुसलमानों को खुश करने के लिए टोपी पहनकर बैठ रहे हैं। और इसी तरह से हमारे देश के नेता जनता को टोपी पहनाते रहते हैं, और आज भी यही हो रहा है। उत्तर प्रदेश में जो कानून सभी धर्मों के लिए समान है, उसे कुछ विपक्षी नेता सिर्फ मुस्लिम विरोधी बता रहे हैं, और इस पर राजनीति हो रही है। अब आप सोचिए, जब हम कहते हैं कि धर्म परिवर्तन पर कानून आ रहा है, अब ऐसे लोगों से सख्ती से निपटा जाएगा जो अपना धर्म छिपाकर, अपना नाम बदलकर शादी करते हैं। तो इस सारे मामले में लोग अपने आप ये कैसे समझ लेते हैं कि ये मुसलमानों के बारे में है, ये मुस्लिमों पर अत्याचार करने के बारे में है, और इसका उन्हीं के ऊपर प्रयोग किया जाएगा। ये बात कहां से आई, आप खुद सोचिएगा। अब हम आपको दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर लेकर चलते हैं। कल आपने ओल्ड राजेंद्र नगर से मेरी एक ग्राउंड रिपोर्ट देखी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र दिल्ली में आकर कैसे एक नर्क जैसा जीवन बिता रहे हैं। कल मैंने अपना पूरा दिन इस ओल्ड राजेंद्र नगर नाम की जगह पर बिठाया था। ये कोचिंग सेंटर्स का हब है, ये ऐसे लोगों का हब है जो यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी करते हैं, और यहां पूरे इस इलाके में इसी तरह का सारा काम होता है। यानी भविष्य के ये बड़े बड़े सरकारी अधिकारी, भविष्य के आईएएस अफसर भ्रष्टाचार के पानी में डूब चुकी ओल्ड राजेंद्र नगर जैसी जगहों पर अग्नि परीक्षा देते हुए अपनी यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मजबूर होकर। कल मैंने आपको दिखाया कि ये छात्र आपके घर के बाथरूम से भी छोटे कमरे का 10 से 15 हजार रुपए महीने का किराया देते हैं, जबकि इस तरह के ज्यादातर पेइंग गेस्ट वाले कमरे गैर कानूनी हैं। उनमें ना तो कोई सुविधा है, गैर कानूनी अलग हैं, और ये उनकी जान के साथ खेल रहे हैं। इनमें ना तो फायर का एनओसी होता है, ना एमसीडी का लाइसेंस होता है ज्यादातर के पास, और इन जगहों पर छात्रों से बिजली और पानी का भी दुगना बिल वसूला जाता है। इसके अलावा जिस कोचिंग सेंटर में छात्र पढ़ते हैं वहां कम से कम 2 लाख रुपए की फीस होती है, कई जगह इससे भी ज्यादा। इस पर निर्भर करता है कि आपने कौन सा कोर्स लिया है। और इन कोचिंग सेंटर्स में से भी ज्यादातर वो हैं जहां पर अवैध निर्माण किया गया है। अभी जहां 3 बच्चे मारे गए, वो कोचिंग सेंटर में भी एक अवैध बेसमेंट चल रही थी जिसमें पानी भर गया, जिसमें 3 छात्र पानी में डूबकर मारे गए। इन कोचिंग सेंटर्स में एक क्लास में 300 से 400 छात्र पढ़ते हैं। हर छात्र को पढ़ाई करने के लिए अलग से एक प्राइवेट लाइब्रेरी ज्वाइन करनी पड़ती है, और यह लाइब्रेरी भी अवैध बेसमेंट्स में बनी होती है, जहां छात्रों की जान हमेशा खतरे में रहती है। और जब ये छात्र खाना खाने के लिए ढाबों पर जाते हैं तो वहां भी इनसे मुंह मांगा पैसा लिया जाता है, और बदले में इन्हें घटिया और बासी खाना दिया जाता है।
सोचिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे देश में भविष्य के आईएएस अधिकारी जो आगे चलकर देश की व्यवस्था को चलाएंगे, आज वो इस भ्रष्ट और अमानवीय स्थिति में जिंदगी के अपने कई वर्ष बिताकर अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं और इनमें भी सिर्फ 0.08% छात्र ही पास होते हैं और सिविल सर्विसेज की परीक्षा में 99.92% छात्र कभी आईएएस नहीं बन पाते। लेकिन वो जीवन भर ये जरूर याद रखते हैं कि शिक्षा का ये उद्योग, हजारों करोड़ की ये कोचिंग इंडस्ट्री सिर से पैर तक भ्रष्टाचार के पानी में डूबी हुई है। आज सरकारों से, व्यवस्था को चलाने वाले लोगों से हमारे कुछ सवाल हैं। इस इलाके में सैकड़ों कोचिंग सेंटर्स अवैध बेसमेंट्स में बच्चों को कैसे पढ़ा रहे हैं, जबकि इन बेसमेंट्स में सिर्फ सामान को स्टोर करने की या कार पार्किंग की अनुमति है। इसका मतलब यह कि एमसीडी और स्थानीय प्रशासन रिश्वत लेकर इन बच्चों की जान खतरे में डाल रहा है, जानबूझकर, क्योंकि उन्हें पैसा मिलता है। दूसरा सवाल यह कि पीजी चलाने वाले लोग अपने घरों में अवैध निर्माण करके इस तरह के हॉस्टल्स कैसे चला रहे हैं, जहां पर आपके एक बाथरूम से भी छोटा कमरा इन्होंने 10 से 15 हजार रुपए महीने पर किराए पर दिया हुआ है और उसमें कोई किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं है। आप जानते हैं इन जगहों पर छात्र पूरे दिन रहकर ना तो पढ़ सकते हैं, ना खाना खा सकते हैं, ना कुछ भी काम कर सकते हैं। इसलिए ज्यादातर छात्र इन जगहों पर, इन पीजीज में सिर्फ रात को सोने के लिए आते हैं और पूरा दिन ये लाइब्रेरीज में जाकर पढ़ते हैं और वो लाइब्रेरी भी अवैध होती हैं, बेसमेंट में होती हैं, जहां उनकी कभी भी जान जा सकती है। तीसरी बात, इतनी अमानवीय स्थिति में बाथरूम जितने छोटे कमरों का किराया 10 से 15 हजार रुपए कैसे कोई ले सकता है और ऐसी जगहों को अभी तक सील क्यों नहीं किया गया? फिर वही बात, रिश्वत। और आखिर में जो घटिया क्वालिटी का खाना मुंह मांगे दामों पर इन इलाकों में बिक रहा है, उसे रोकने के लिए फूड डिपार्टमेंट, एमसीडी, स्थानीय प्रशासन क्या कर रहा है? इसका जवाब कोई नहीं। इसलिए आज हम इन छात्रों के लिए पूरे देश के सामने आवाज उठाना चाहते हैं और जिस देश में छात्रों के साथ, युवाओं के साथ बेईमानी होती है, उन्हें लूटा जाता है, उनके साथ धोखा किया जाता है, वो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। सोचिए, ये वो छात्र हैं जो भविष्य में आईएएस अधिकारी बनकर ये बताएंगे कि देश का अच्छा नागरिक कैसे होना चाहिए, देश में ईमानदारी से व्यवस्था कैसे चलनी चाहिए, इस देश के सिस्टम को भविष्य में बदलेंगे। लेकिन अभी ये भ्रष्टाचार में डूब चुके इस सिस्टम में इतना संघर्ष कर रहे हैं। और आज मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट का एक अंश दिखाना चाहता हूं ताकि पूरा देश अपनी आंखों से ये देख ले, केंद्र सरकार देख ले, राज्य सरकार देख ले, वहां की पुलिस देख ले, वहां की एमसीडी के जो अधिकारी हैं वो देख लें, वहां के जो लोकल काउंसलर हैं वो देख लें। और अब आप सोचिए, अगर ये सारी बातें मुझे एक दिन में पता चल गई वहां जाने के बाद, तो इतने सारे लोग जिनकी की जिम्मेदारी है ये, जो कि इस बात की तनख्वाह लेते हैं, जो कि इस बात का पैसा लेते हैं, उन्हें ये कैसे नहीं पता चला? इसका कारण एक ही है कि यहां भ्रष्टाचार है, यहां पैसा खाया जा रहा है और हर छात्र के नाम पर हर पुलिस वाला, हर एमसीडी का अधिकारी, हर नेता, हर काउंसलर पैसा बना रहा है। हमारे देश में बड़े बड़े आईएएस कहां बनते हैं और हालत देख लीजिए जरा। ये देखिए सड़क की हालत आप देख लीजिए। ये पीजी का मेन गेट है। हाँ? यहाँ से पानी यहाँ तक रहती है सर। पानी जो है यहाँ तक आ जाता है। हाँ? पानी यहाँ तक आ जाती है। देख रहे हैं आप, 17 लोग रहते हैं पीजी में। 17 लोगों के ऊपर 2 वॉशरूम है, एक ये है, एक ये है। अब मैं आपको बताता हूं कि हमारे देश में यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी करने के लिए जो बच्चे आते हैं वो कैसे रहते हैं। आइए, चलो अब जरा पीजी देखिए। अरे बाप रे, देखिए अगर मैं यहाँ खड़ा हो जाऊं सर, टीचर्स तो पूरा दोनों हाथ अपने फैला नहीं सकता। ये छोटा सा एक बिस्तर है जिसमें एक व्यक्ति किसी तरीके से, शायद पूरा भी नहीं आएगा। और ये है, और छोटा मोटा आप अपना सामान यहाँ पर रख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ किताबें हैं और इसका 10.5 पे कर 10,500 रुपए आप इसका दीजिए। 10.5 पे कर रही हूँ सर। ये डबल सीटर है, मतलब इसमें 2 लोग रहते हैं और एक जना 9,000 रुपए देता है यहाँ पर रहने के लिए। एक छोटा सा बिस्तर ये है जिसमें, जैसे मैं आपको कह रहा था, मुश्किल से एक जना आ सकता है और एक यहाँ है। बिना खाने के 10,500 रुपए। ये 3 सीटर है। 3 सीटर मतलब इसमें 3 लोग रहते हैं। इसमें आप 3 बिस्तर देखेंगे, 1, 2, 3। इसका रेंट क्या है? 9,000। तो 27,000 रुपए अगर आप देखें तो 27,000 रुपए इसकी कीमत है।
आपका पढ़ाई में मन लग जाता है यहाँ? पढ़ पाते हो? कभी कभी कंजस्टेड फील होता है। हर चीज यहाँ पर गैर कानूनी चल रही है, भ्रष्टाचार का अड्डा है ये। पहले मैं आपको बिजली के तार दिखाता हूँ, पूरा जाल यहाँ पे फैला हुआ है। एक बार हम बस यहाँ चल के देख लेते हैं। ये बेसमेंट में पीजी है। अब मैं जब यहाँ आया तो बदबू आ रही है। यहाँ जो पानी है बारिश का वो यहाँ भर गया। तो पानी भरने के बाद क्या स्थिति है आप देख सकते हैं। ये छोटा सा पीजी है, एक इसमें बिस्तर है और आपको यहाँ मैं आपको बता सकता हूँ, मुझे सांस नहीं आ रहा है। ये 15,000 का है। यहाँ लगेगा 15-30,000 बोलेंगे, 2 बेड लगेंगे इसमें। तो ये लाइब्रेरी है। सारी लाइब्रेरी लॉक करके बोर्ड हटा के और यहाँ से गायब हो चुके हैं। तो आज एक ऐसी आपको एक अवैध लाइब्रेरी दिखा रहे हैं, बेसमेंट में अलाउड नहीं है। ऐसी यहाँ पर सैकड़ों लाइब्रेरीज हैं और आप पानी भर रहा है, हम इसी के अंदर पढ़ते हैं, इसलिए हम पिछली वाली बारिश में गए भी नहीं थे। इसलिए पढ़े हो इस लाइब्रेरी में? 2022 में मैं इसमें पढ़ा था। इसमें इतना पानी भरता है, अगर 5 मिनट बारिश हो जाती है तो घोंटू भर तक पानी। इसका ड्रेनेज पूरा खराब है और इसका फीस 2,500 रुपए लेता है। ये छोटी सीट का 2,500 रुपए महीना। तो देखिए ये सारी लाइब्रेरीज जो हैं रातों रात बंद हो गई। और देखिए ये देख रहे हैं ये ताला। अब आप सोच सकते हैं कि अगर यहाँ पर पानी भर जाए, इस एक लाइब्रेरी में कितने 100 बच्चे इस छोटी सी लाइब्रेरी में जो बेसमेंट में यहाँ है, एक ही एंट्री है, एक ही एग्जिट है और कोई दुर्घटना अगर हो जाए तो आप सोच सकते हैं। ये असल में सारी मौत की फैक्ट्रियां हैं, ये मौत की लाइब्रेरी है। इसको भी बंद कर दिया। ये भी एक कोचिंग सेंटर है, बेसमेंट में चलता है, एक ही एंट्री है, एक ही एग्जिट है। ये देखिए, और जब से ये हुआ है उसके बाद ये यहाँ से लॉक करके, लॉक देख रहे हैं आप, लॉक करके सब बंद कर दिया। 500 बच्चे एक टाइम में यहाँ पे अंदर होते हैं। बाहर निकलते हैं। टेस्ट के टाइम में ये लॉक कर देते हैं। मुझे इस बात की हैरानी है, मैं यहाँ 1 घंटा मैंने यहाँ पर बिताया है, 1 घंटा, और 1 घंटे के अंदर मैं आपको सब बता सकता हूँ यहाँ पर क्या क्या गैर कानूनी, पूरा जो नेक्सस है मैं आपको बता सकता हूँ। और मत खाओ भाई, आप तो ही रहो, बस गेट बंद कर लियो, गेट बंद कर लियो। अब ये देखिए, ये जो है पूरा प्लाई से बना हुआ है। हाँ, ये भी प्लाई से बना हुआ है, ये भी प्लाई से बना हुआ है और 10,000 रुपए में ये छोटा सा आपको क्यूबिकल मिलता है। अब देखिए मैं अंदर आता हूँ, ये छोटा सा, ये भी सारा प्लाई है। देखिए अब बड़ा सवाल जो है वो ये है कि मान लीजिए कभी यहाँ पर आग लग जाए, मान लीजिए कभी यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो जाए, यहाँ से बचने का कोई रास्ता नहीं है। मौत निश्चित है, 100% नहीं 200% मौत यहाँ पर निश्चित है। एग्जिट भी नहीं है कोई पीछे, और कोई एग्जिट नहीं है। और ऊपर से एसी में कोई सीट बेल्ट खराब। और नीचे देखिए पानी, आप ये देखिए नीचे, आप देख रहे हैं। आप हम आपसे पूछ रहे हैं कितने देश के हमारे युवा ऐसी जगह रह सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, ज्ञान की बात कर सकते हैं। और ये मीटर देख लीजिए आप, ये सारे इलीगल हैं। और इसके मनमाने लगाते हैं, 15 रुपए पर यूनिट, जो कि हम लोग को 3 रुपए यूनिट, हम लोग को सब्सिडी का कोई फायदा नहीं मिलता है। इस मौत के पीजी से अब हम बाहर निकल रहे, देखिए। और एग्जिट में देखिए ये सारा प्लाईवुड है, मीटर, बिजली के तार कैसे बिछे हुए हैं। और मैं आपको गारंटी से बता सकता हूं कि यहां पर फायर का एनओसी नहीं होगा। और सोचिए अगर यहां शॉर्ट सर्किट हो जाए, आग लग जाए, तो यहां से बाहर निकलना असंभव है। आप लोग यहाँ, आप यही खाना खाते हो इसमें? और साफ सफाई देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ। ये बच्चे जहाँ खाना खाते हैं, देखो ये 50 रुपए की मैगी है। आप लेंगे, खाएंगे 50 रुपए की मैगी? ये देखिए, ये पैक करके रखा है ना, ये हाँ, ये इस तरह से पैक करके एकदम रखते हैं। ये पैकिंग है। 50 रुपए की मैगी है। और देखिए, ये देख लीजिए आप, ये युवा हैं, देश के, झूठ नहीं बोलते। ये जरा मैं आपको, ये आपके सारे हाई वोल्टेज तार हैं, कब इसमें से कहां से करंट आ जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए, आप कह नहीं सकते। और ये चारों तरफ फैले हुए हैं, देखिए हर मकान में। और ये जो मकान आप देख रहे हैं ऊपर, ये जो फ्लोर है, और एक वो और ऊपर टीन वाला, देखिए ये सारे इलीगल फ्लोर्स हैं, सारे। आपको एक बिल्कुल नया कंस्ट्रक्शन दिखाता हूं।
यहाँ पर बेसमेंट तो अवैध है, बेसमेंट में लाइब्रेरी नहीं खुल सकती, पीजी नहीं बन सकता, कोचिंग सेंटर नहीं हो सकते। लेकिन आपको एक नया बेसमेंट जो अभी अभी बना है, पूरा हुआ भी नहीं है, अभी बन रहा है, देखिए इसका एंट्री और एग्जिट आप देख सकते हैं कितना है। मेरा हाथ देखिए, बस इतना एंट्री और एग्जिट है, एक ही एंट्री है, एक ही एग्जिट है। नीचे अगर आग लग जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए, नीचे अगर पानी भर जाए तो लोग बचकर निकल नहीं सकते। बेसमेंट में आगे अगले कुछ हफ्तों में या तो आपको कोई लाइब्रेरी मिलेगी, या कोई कोचिंग सेंटर मिलेगा, कोई एग्जामिनेशन सेंटर मिलेगा, और या फिर कोई पीजी आपको मिलेगा। रोकने वाला कोई नहीं है। और इसमें अगर कोई बचना भी चाहे तो ऐसी चढ़ाई, सीढ़ियां इस तरह की बनाई गई हैं कि आप, और ये सारा बिजली का मीटर लगा हुआ है, यहां कुछ भी शॉर्ट सर्किट हुआ सीधा करंट इसमें आएगा और लोग जो हैं ऐसे मारे जाते हैं। और ये सब हो रहा है हमारे देश के युवाओं के साथ। आप उम्मीद कर सकते हैं कि जो युवा, जो छात्र इतने भ्रष्टाचार में रहते हुए दिन रात इस तरह के घर में, माहौल में रहते हुए पढ़ रहा होगा, क्या वो खुद कभी ईमानदार बन पाएगा? वो खुद क्या करेगा? आप सोचिए। और हम अपने देश के भविष्य के साथ क्या कर रहे हैं, आज पूरे देश को सोचना चाहिए। आपने एक शब्द जरूर सुना होगा, लालच। ये वो लालच है जिसमें हमारे देश का हर व्यक्ति आज फंसा हुआ है। ये हो क्यों रहा है? आज अगर आप सड़क पर निकल जाएं तो आपको अपने चारों तरफ एक ही चीज मिलेगी, और वो है भ्रष्टाचार और बेईमानी। आज थोड़ा सा पैसा देकर आप हमारे देश में कोई भी कानून तोड़ सकते हैं, किसी की भी जान खतरे में डाल सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। हर व्यक्ति, हर कोई भ्रष्टाचार के लिए, पैसा कमाने के लिए नियमों को तोड़कर ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहता है। गरीब गरीबी से निकलना चाहता है, मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास में आना चाहता है, अपर मिडिल क्लास अमीर बनना चाहता है, अमीर और ज्यादा अमीर बनना चाहता है। और पैसे कमाने की इस होड़ में लोग एक दूसरे की जान का खुलकर पूरी बेशर्मी के साथ सौदा कर रहे हैं। और इसी का कारण है कि हम आपको हमारे देश में सुबह से लेकर शाम तक बेईमानी ही बेईमानी मिलती है। आज आप बेईमानी करके, रिश्वत देकर, किसी की जान खतरे में डालकर कितना भी पैसा आप कमा सकते हैं। अभी जो हमने आपको दिखाया, आपको याद होगा सऊदी अरब में या यूएई में हमारे देश में से बहुत सारे मजदूरों को वहां पर ले जाया जाता है और उन्हें बहुत ही बुरी स्थिति में वहां पर रखा जाता है, मजदूरों को। ये जो स्थिति अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाई, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कुछ अरब देशों में भारत के मजदूरों को जिस तरीके से ठूस ठूस कर रखा जाता है, एक छोटे से कमरे में 10-10, 20-20 लोगों को रखा जाता है, बिल्कुल ये जो स्थिति है ये वैसी ही है। जब ये छात्र इन जगहों पर रहकर पढ़ते हैं जहां ऊपर से लेकर नीचे तक सिर्फ रिश्वत और बेईमानी का सिस्टम है, इनके कोचिंग सेंटर्स में इन्हें उपदेश दिए जाते हैं, इन्हें बताया जाता है कि ईमानदारी से व्यवस्था कैसे चलानी है, इन्हें भविष्य के आईएएस अधिकारी के रूप में तैयार किया जाता है। जब ये अपना प्रीलिम्स और मेंस का एग्जाम क्लियर कर लेंगे तो इनका एक इंटरव्यू होगा यूपीएससी की परीक्षा के जो अंतिम पड़ाव होता है। उस इंटरव्यू में बड़े बड़े सवाल पूछे जाते हैं, नैतिकता पर सवाल होते हैं, उसमें ईमानदारी पर सवाल होते हैं, व्यवस्था में क्या बदलाव किए जा सकते हैं इस पर सवाल हो सकते हैं। ये कैसे हमारे देश के बहुत ही हमारे जो भावी और ब्राइट ऑफिसर्स बन सकते हैं उस पर इनसे सवाल किए जाते हैं। और सवाल करने वालों को अच्छी तरह पता होता है कि ये बेईमानी के कोचिंग सेंटर से आए हैं, इन्होंने बेईमानी के पीजी में न जाने कितने वर्ष बिताए हैं, इन्होंने बेईमानी की वजह से न जाने कितने साल घटिया खाना खाया है, 50-100 रुपए में एक मैगी खाई है। और फिर इनसे उम्मीद की जाती है कि एक दिन आएंगे, ये सकारात्मक रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे और हमारे देश को बदल देंगे। अब हम आपको बेईमानी और नाइंसाफी के खिलाफ हमारी एक और मुहिम का हिस्सा दिखाते हैं, और वो है कदम कदम पर वसूले जाने वाले टोल टैक्स पर हमारी नई रिपोर्ट। हमारे हजारों दर्शकों ने हमें चिट्ठियां लिखी हैं जब से हमने टोल टैक्स का मुद्दा उठाया है, और बहुत सारे लोगों ने शिकायत भी लिखी है, सुझाव भी दिए हैं, और इन चिट्ठियों को आज मैं अपने साथ लाया हूं। आपने सोचा है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम एक शो करेंगे और हमारे देश के हमारे जो दर्शक हैं वो इतनी बड़ी संख्या में हमें चिट्ठियां लिखेंगे। देखिए मेरे हाथ में ये जो बंच देख रहे हैं आप, कितना बड़ा बंच है, देखिए ये मैं आपको थोड़ा करीब से दिखाता हूं। देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये सारे मेल्स हैं, ये सारी चिट्ठियां हैं जो हमारे दर्शकों ने हमें लिखी हैं।
हर मेल में और हर चिट्ठी में देखिए क्या लिखा है। एक तो वो ये बताते हैं कि हमारे क्षेत्र में भी ऐसा ही एक अवैध टोल वसूला जा रहा है। उसके बाद शिकायत करते हैं और कहते हैं, सुझाव भी देते हैं कि क्या होना चाहिए। राजस्थान से हमारे एक दर्शक राहुल ने हमें चिट्ठी लिखी जिसमें कहा कि जयपुर में जिस सड़क पर सबसे ज्यादा गड्ढे हैं उस सड़क पर सरकार और ठेकेदार द्वारा लोगों से खुलकर टोल टैक्स वसूला जा रहा है। और जब हमारी टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर रियलिटी चेक किया तो यह बात बिल्कुल सही निकली। इस गड्ढों वाली सड़क पर चलने के लिए लोग न सिर्फ टोल टैक्स दे रहे हैं बल्कि आरोप है कि इसमें भी एक बहुत बड़ा घोटाला है। तो अब आप सोचिए, आप टोल टैक्स तो ले रहे हैं लेकिन कम से कम रोड तो अच्छी कर दीजिए। यह सड़क राजस्थान के कोटपुतली से कुचामन के बीच बनी है जिसका ठेका एक ही कंपनी को पिछले 5 साल से मिल रहा है। और जब सरकार इस कंपनी को इस सड़क का टोल टैक्स वसूलने की इजाजत देती है तो उसे यह भी कहा जाता है कि उसे इस सड़क की मरम्मत का काम देखना होगा। लेकिन सच यह है कि इस सड़क पर गड्ढे भी हैं और जिस सड़क पर टोल टैक्स होना ही नहीं चाहिए वो सड़क टोल टैक्स की गुलामी में जकड़ी हुई है जिसे आज आजाद कराने की जरूरत है। राजस्थान में राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन एंड कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत कई इस जैसे टोल प्लाजास ऑपरेट करते हैं जहां से हर रोज सैकड़ों, हजारों या लाखों की संख्या में व्हीकल्स जो हैं वो निकलते हैं। पर सवाल खड़े हो रहे हैं, आरोप लग रहे हैं कि क्या मिली भगत के तहत कई टोल प्लाजास के ठेकों को बार बार सेम कंपनियों को दी जा रही है। पहली बार टेंडर हुआ है हमारा, 1 साल कुछ महीने हुए हैं। उससे पहले की बातें होंगी, जो भी होंगी, कोई कंपनियां की होंगी। हमारी कंपनी से इसका कोई संबंध नहीं है। हम तो 1 जून को टेंडर लिया था, अब टेंडर होने वाला है दोबारा। तो आरोप लग रहे तो उसके बारे में क्या कहना है आपका? सर हमारे ऊपर आरोप तो लगी नहीं सकता, जिन कंपनियों को लग रहा होगा तो उनकी जाँच की जाए। टोल प्लाजास को लेकर आप मानते हैं क्या ये सीरियस सिचुएशन है कि अगर टोल प्लाजास जो हैं जितना पैसा उनको लेना चाहिए था अगर वो वसूल चुके हैं उसके बावजूद अगर उनको मिली भगत के तहत अलाउ किया जा रहा है काम करना, क्या आपको लगता है अगर ऐसी सिचुएशन है तो ये बहुत सीरियस मामला है? आप ये किसी तरह से बात नहीं कर रहे हैं। ये है कोटपुतली की सड़क और आप शायद ना माने पर हाँ, ये एक टोल रोड है जिसका संचालन करने का ठेका RSRDC यानी कि राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन एंड कॉरपोरेशन के द्वारा दिया गया है गैलेक्सी नामक कंपनी को। ये टोल रोड को मेंटेन करने का, संचालन करने का, पर क्या हालत है सड़क की वो आप देख सकते हैं। मेन चीज यही है, यदि टोल ले रहे हैं तो इनका मेंटेनेंस तो टाइम पे होना सड़कों का। ये दांदा से टूट रही है वो तो क्लियर हो। अभी आगे बंद हुए हैं ना, श्रीमाधुपुर में 2 टोल बंद हुए हैं, लागत वसूल हो गई उसके बाद में। ये कभी बंद ही नहीं होते, चालू ही रहते हैं परमानेंट। तो आप ऐसी खराब सड़क पर चलने के लिए कभी कोई पैसा देना चाहेंगे, टोल टैक्स देना चाहेंगे? देश के अलग अलग हिस्सों से हमें हजारों लोगों ने चिट्ठियां लिखी और कुछ सुझाव भी दिए हैं। मैं कुछ पढ़कर आपको बता देता हूं। उत्तराखंड के एक दर्शक अंकित ने लिखा कि अगर सरकारें टोल टैक्स को खत्म नहीं कर सकती तो उन्हें इसे 24 घंटे के लिए फिक्स कर देना चाहिए। यानी एक दिन में आप कितना भी ट्रेवल कर लें, आपका अधिकतम टोल टैक्स फिक्स होना चाहिए और टोल टैक्स वसूलने वाली बेईमानी इससे थोड़ी कम हो जाएगी। एक और दर्शक GD भाटिया ने सुझाव दिया, किसी भी टोल प्लाजा पर टोल टैक्स 2 भागों में होना चाहिए। पहला, टोल टैक्स से सड़क की लागत राशि और तय मुनाफा निकालना और दूसरा भाग है सड़क के मेंटेनेंस का हिस्सा। यानी जब लागत राशि वसूल हो जाए तो टोल का जो रेट है उसे घटाकर इतना कर देना चाहिए जिससे सिर्फ सड़क के रखरखाव का पैसा मिलता रहे। इसी तरह मध्य प्रदेश से निशांत ने लिखा कि स्कूल बस को टोल टैक्स से मुक्त रखा जाए और उनका कहना है कि स्कूल बस पर टोल टैक्स की राशि आखिर में अभिभावकों को ही देनी पड़ती है जिससे उन पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। एक और दर्शक हैं अभिषेक जोशी, उन्होंने टोल प्लाजा पर टोल राशि काउंट करने के लिए एक डिजिटल बोर्ड या डिजिटल मीटर लगाने का सुझाव दिया है और कहा है कि इस पर लागत वसूलने के साथ हर दिन राशि घटती हुई दिखाई देनी चाहिए जिससे पता चले कि अब तक इस टोल प्लाजा ने इतना पैसा वसूल कर लिया है और कितनी राशि वसूलना अभी बाकी है। यानी जो सबसे बड़ी बात जो आ रही है, देखिए, वो ये है कि जो कंपनी है वो कहती है कि हमने इस सड़क पर इतना पैसा लगाया है,
हम अपनी लागत को वसूल करेंगे, लेकिन आम आदमी को कभी यह नहीं पता चलता कि कितनी लागत वसूल हो चुकी है। कई जगह तो ऐसा है कि लागत वसूल हो चुकी है, उसके बाद भी टोल टैक्स चलता जा रहा है। इसलिए हर रोज एक डिजिटल बोर्ड होना चाहिए, मीटर होना चाहिए, जिसमें यह पता चले कि इस रोड की लागत कितनी है और उसमें से इस रोड का जो वेंडर है, यानी जो कंपनी जो इसको चला रही है टोल को, उसका कितना पैसा वसूल हो चुका है और बाकी का पैसा कितने दिन में वसूल हो जाएगा, ताकि सब लोगों को यह पता हो कि अब इस कंपनी का पैसा वसूल हो चुका है। अब जो पैसा अगर आपको लेना भी है तो आप मेंटेनेंस का पैसा ले लीजिए, लेकिन लागत का पैसा तो आपको मिल चुका। तो हम आप सबको यही बताना चाहते हैं कि आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, उनमें से ज्यादातर सिर्फ भ्रष्टाचार की वजह से है। सिर्फ इसलिए क्योंकि कोई और व्यक्ति आपके जीवन का सौदा करके, आपकी जिंदगी का सौदा करके पैसा कमा रहा है, और इसे हमें रोकना होगा। पार्टियां आती रहेंगी, जाती रहेंगी, सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, और अगर ये पार्टियां और ये सरकारें 75 वर्षों में इसे अगर नहीं रोक पाई तो आगे भी क्या रोकेंगी, हमें नहीं लगता रोक पाएंगी। इसमें आपको और हमें जागरूक होना पड़ेगा और मिलकर आवाज उठानी पड़ेगी, और इसके लिए हम आपके पार्टनर बनने के लिए तैयार हैं। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, और जिंदगी में अगर खुश रहना है तो बोलने से पहले सुनना सीखें, खर्च करने से पहले कमाना सीखें, लिखने से पहले समझना सीखें, हार मानने से पहले कोशिश करना सीखें, और मरने से पहले खुलकर जीना सीखें। नमस्कार।